I will teach you about some activities and numericals. It is based on the third law of motion, यानी गति के तीसरे नियम पर आधारित कुछ गतिविधियाँ यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और कुछ गणनात्मक प्रश्न में हल कराने जा रहा हूँ और ध्यान दें उस पर। और ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें मतलब जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताया था, तो वो ध्यान रखना। फॉर्मूला यहाँ पर m1 b1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू और m2 b2 माइनस m2 और b2 के u2 के बारे में बताया था। तो यहाँ जो न्यूमेरिकल होंगे जितने, वो इसी संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होंगे, यानी टक्कर के पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों आपस में बराबर होते हैं। मोमेंटम ऑफ बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू किसके होता है? मोमेंटम ऑफ द आफ्टर कोलिजन, यानी टक्कर के बाद का संवेग टक्कर के पूर्व के संवेग के बराबर होता है। लेकिन मैं पहले कुछ एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। पहले इस एक एक्टिविटी नंबर 1 ये तुम्हारी किताब में है, उसी के आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्टिविटी नंबर 1 को हम ये देखते हैं कि हम एक दीवार में दोनों तरफ एक हुक लगाते हैं, एक एक, और हुक लगाने के बाद एक स्ट्रा में एक स्ट्रा लेते हैं और उस स्ट्रा में अंदर डोरी डाल करके बांध देते हैं दोनों हुक से, एक धागा लेकर के। और यहाँ पर एक बैलून जो है वो फूला हुआ स्टिक विद द हेल्प ऑफ द टेप, उस टेप की सहायता से एक बैलून को चिपका देते हैं। यानी ये दीवार में 2 हुक लगे हुए हैं, दोनों हुक में मतलब क्या लगाते हैं? एक स्ट्रॉ यानी पाइप, जिससे कोल्ड ड्रिंक्स को हम पीने का काम करते हैं, वो लगा देते हैं और उस पर एक टेप लगा करके एक फूला हुआ गुब्बारा रखते हैं। उस फूले हुए गुब्बारे को, स्वेलिंग बैलून को, मतलब हम जो है उसके मुंह को बांध देते हैं पहले। अब हम क्या काम करते हैं कि हम इसकी एयर को रिलीज करते हैं, यानी धागे के इसके मुंह पर जो धागा बंधा हुआ है उसे हटा देते हैं। तो रिलीजिंग द एयर, रिलीजिंग द एयर, यानी गुब्बारे में से हवा निकलती है। अब हम देखते हैं कि गुब्बारे में जैसे ही हवा निकलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये स्ट्रा चलती जाती है। किस पर सरकती है? उस साइड ऑफ द थ्रेड, जो धागा डोरी में बंधा हुआ है उसके सारे ये गुब्बारा जो है पीछे की ओर सरकता है और हवा आगे से निकलती है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर भी आधारित है और संवेग संरक्षण के नियम पर भी आधारित है। यानी फोर्स जो लग रहा है एयर का वो लेफ्ट मेरे डायरेक्शन में लग रहा है, और जो स्ट्रा जब सरकेगी, स्ट्रा स्लिप होगी धागे पर, वो किस पे? राइट हैंड पर जाएगी। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम है और संवेग संरक्षण का नियम पर भी आधारित एक्टिविटी है। दूसरा एक्टिविटी ये है कि हम एक स्टैंड लेते हैं। वी टेक ए स्टैंड एंड ए टेस्ट ट्यूब हैंग ऑन दिस स्टैंड विद द हेल्प ऑफ 2 थ्रेड्स। ये हम स्टैंड लिया और स्टैंड की एक क्लिप से 2 धागों के द्वारा एक परखनली के मुंह को परखनली पर लपेट के लटकाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज अवस्था में लटकी रहे, वी फिल सम वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब। अब हम परखनली में थोड़ा क्या भरते हैं? पानी भरते हैं, और वी हीटेड द टेस्ट ट्यूब। अब हम परखनली को इससे क्या है
गरम करते हैं और इसके मुंह पर एक कार्क लगा देते हैं। किसके मुंह पर? परख नली के मुंह पर एक कार्क लगा देते हैं। यानी वी क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ए कार्क। हम परख नली के मुंह पर एक कार्क लगा देते हैं। नीचे हम क्या रखते हैं? एक स्पिरिट लैंप रखते हैं। ये क्या है? स्पिरिट लैंप, स्पिरिट लैंप। नाउ द वाटर इज हीटेड। भाई परख नली गर्म होगी तो वाटर भी हीट होगा। अब इसको कब तक गर्म करेंगे, ये बात है ध्यान रखने की। अब इसको हम जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो है, जब तक गर्म करते हैं अनलेस द वेपराइज ऑल द वाटर, जब तक कि पूरा पानी वाष्पित नहीं हो जाए। तो इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी और किस पर फोर्स लगाएगी? कार्क पर। तो कार्क जो है मेरे किस तरह जाएगी? राइट हैंड पर जाएगी, राइट हैंड पर जाएगी। और ये परख नली का जो मोशन होगा वो किधर होगा? लेफ्ट की साइड में होगा, लेफ्ट साइड में। तो ये भी जो है उसी मतलब बल लग रहा है कार्क पर, तब हो जा रही है राइट हैंड पर, और परख नली किधर मूवेबल होगी? लेफ्ट हैंड पर। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के एक्शन रिएक्शन लॉ पर आधारित है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट पर ही आधारित है। ये दो एक्टिविटी चूँकि तुम्हारी किताब में दी हुई थी इसलिए इनको समझाने की कोशिश की। नाउ विल टीच यू अबाउट सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस्ड ऑन थर्स्ट। एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है थर्स्ट का। तो रॉकेट इसी सिद्धांत पर काम करता है, यानी कल भी मैंने बताया था प्रणोद के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ मूवमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। तो मैंने ये दो एक्टिविटी तुमको बताई थी। अब ये देखना, कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ, और मैं न्यूमेरिकल की भाषा तो नहीं लिख रहा हूँ लेकिन ये बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारी किताब में जो है वो एग्जाम्पल 9.6 उसको केवल पढ़ दूंगा और उसकी डिटेल लिख दूंगा। उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। अब ध्यान रखना यहाँ पर, चूंकि संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर तुम्हें बता रहा हूँ, तो जो सूत्र मैंने अभी बताया था उसी के आधार पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल कितना है? 9.6 ये एग्जाम्पल है। ये मैं एक बार किताब से पढ़े दे रहा हूँ, देख लेना। यह है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। बुलेट का मास कितना है? 20 ग्राम, यानी उसका द्रव्यमान यानी वजन 20 ग्राम है। हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद ए वेलोसिटी। तो मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज रेखा में उससे एक फायर किया जाता है, और वेलोसिटी इज 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg। यानी जो पिस्टल से फायर किया जा रहा है उसका वजन कितना है? 2 किलोग्राम। तो वजन किलोग्राम में रहना चाहिए, तभी इसका यूनिट जो हम लिखते हैं आंसर के बाद में किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखते हैं। तो वजन जो है किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। और वेलोसिटी यानी v का मान या u का मान जो होगा वो लिखा जाएगा मीटर पर सेकंड। यहाँ ये भी समझ लो, अगर गिनती के संग में ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो समझ लेना वो उसका मोमेंटम है, वो उसके p का मान है, संवेग का मान है। और गिनती के संग में मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो या तो इनिशियल वेलोसिटी u होगी या फाइनल वेलोसिटी v होगी, यानी प्रारंभिक वेग होगा या कैसा होगा? अंतिम वेग। तो इस सवाल को मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ तो उसको गौर से सुनना, मतलब देखना। इसको ये है 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से, पिस्टल वही होता है तमंचा या बंदूक लायक, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परकलन यानी गणना कीजिए। अब ये देखो ध्यान रखना है, मैंने कल भी बताया था क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में गोली आगे की ओर जाती है और पुश यानी धक्का जो है बैकवर्ड यानी पीछे की ओर लगता है। इसी वजह से हम जो है
बंदूक के बट को जो है बगल में अपनी हैंड पिट में, आर्म पिट में दबा करके रखते हैं। तो आर्म पिट में दबाने से उसे स्थान मिल जाता है, तो कंधे पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो पहले मैंने सीधा एग्जाम्पल की भाषा नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 9 लिख दिया। अब इसकी डिटेल में लिख रहा हूँ। अब ये देख लेना इससे हैं, तो एक एक करके देखना। एक गोली का यानी बुलेट, गोली का प्रारंभिक वेग बराबर होगा u1। क्या होगा? u1, यानी वही मीटर पर सेकंड होगा। और इसका अंतिम वेग जो होगा, अब पिस्टल का भी निकाल लो। पिस्टल का प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या होगा? u2 मीटर पर सेकंड होगा। ये दो निकाल लिए। अगर हम इसका डिफरेंस देखें, यानी u1, और हम ये भी कह सकते हैं, ये निकाल लो u1 माइनस u2 इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों अपनी इनिशियल स्टेज में यानी प्रारंभिक अवस्था में होती हैं, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। अब गोली का अंतिम वेग यानी बुलेट का, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू होगा, उसका होगा v1। और v1 तुम्हें दे रहा है, ये ध्यान रखना, 150 मीटर पर सेकंड, यानी u के मान के साथ भी मीटर पर सेकंड लिखेंगे और b के मान की, लेकिन ये पॉजिटिव लिखेंगे, इसको धनात्मक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जिधर हम छोड़ना चाह रहे हैं, फायर करना चाह रहे हैं, गोली भी उधर ही जा रही है। यानी गोली की दिशा किधर हो गई? लेफ्ट टू राइट, यानी डायरेक्शन ऑफ द बुलेट विल बी लेफ्ट टू राइट। अब ये है सपोज यानी माना कि रिकॉइल वेलोसिटी, हमने इसको मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम v मान लेंगे केवल, यानी पीछे लगने वाला धक्का, यानी रिकॉइल का मतलब, रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब हो गया पीछे लगने वाला धक्का जो है वो क्या होगा? तो गोली चलने से पहले, यानी चलने से पहले का संवेग निकाल लो और बराबर बाद का संवेग। तो गोली छोड़ने से पहले का संवेग जो होगा, पहले गोली प्लस, यानी तथा लिख दो, पिस्टल, गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग, यानी कुल मोमेंटम कितना होगा? दोनों का निकलेगा। क्यों? पिस्टल हाथ में है, गोली उसमें भरी हुई है। प्रारंभिक वेग ये तो मान गया कि दोनों स्थिर अवस्था में अभी गोली छोड़नी है, तो उससे पहले का मानेगा। तो u जो होगा, प्रारंभिक वेग जो होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। तो दोनों का वजन निकाल लो, एक का वजन हो गया m1 और एक का वजन हो गया m2, यानी ये गोली का हो गया द्रव्यमान और एक ये बंदूक का हो गया, ये किसका हो गया? गोली का। और इनटू क्या होता है? b। मैंने तुम्हें बताया था संवेग का जो सूत्र बताया था वो p इक्वल टू क्या होता है? mb। ये संवेग है। संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान इंटू वेग, इन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब मतलब इसके आधार पर ये निकाल लो, गणना कर लो, m1 का मान निकलो, यानी m1 का मतलब पिस्टन का भार जो होगा वो कितना होगा? 2 kg। गोली का द्रव्यमान लिखा नहीं है मैंने, लिख लो पहले इसको। m2 बराबर m1 बराबर भी लिख लो और m2 बराबर भी लिख लो।
m1 बराबर, और ये क्या लिख लोगे, m2 बराबर। तो m2 बराबर तो पिस्टल हो गई, ये हो गई 2 kg की, और ये कितने ग्राम की ये गोली, 20 ग्राम की। मैंने कहा ना किलोग्राम बनाने पड़ेंगे इसमें, क्यों, इसके उत्तर के संग में हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखते हैं, इसलिए द वेट मस्ट बी शो इन द किलोग्राम। तो इसके हो गए ये 1000, इससे डिवाइड कर दो इसे, तो ये हो गए 0.02 kg हो गए। तो जहाँ m1 आए सूत्र में, वहाँ पर तो बंदूक का दोनों का, पिस्टल का दोनों के वेट कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो मतलब अलग अलग के लिए दोनों अलग अलग लिख लो, 2 kg, और वो कितना आया था 0.02, और इंटू v कितना है 0, यानी शुरू का वेग जो है वो 0 है, इसलिए ये टोटल हो गया 2.02 इंटू 0, और 0 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब ये तो गोली के छूटने से पहले संवेग है, क्योंकि दोनों स्थिर अवस्था में हैं, स्थिर अवस्था में हैं तो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग जो है 0 होता है। अब हम गोली छोड़ने के बाद का इसी प्रकार निकाल लें, गोली छूटने के बाद कुल संवेग यानी द बुलेट टोटल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर रिलीजिंग, गोली छोड़ने के बाद का कुल संवेग, कुल संवेग। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल संवेग बराबर m1 इंटू v1, ये हो जाएगा। अब ये गोली का द्रव्यमान है, ये देखो यहाँ लिखा है m1 का मान ये लिखा है, ये m2 का मान मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर 0.02 है, तो ये तो आ जाएगा 0.02 इंटू v1, वेलोसिटी उसकी कितनी थी 150 मीटर पर सेकंड था। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 30 क्या आएगा, ये 3 हो जाएगा, हाँ 3, ये वेद है, बाको है 3, और प्लस इसमें क्या जुड़ेगा, कुल संवेग निकाल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा ये यहाँ, और ये हो जाएगा m2 प्लस b, m2 इंटू ये हो जाएगा। तो ये एक आ गया। अब इधर का निकाल लो, प्लस क्या लिखेंगे, m2 तो m2 ही रहेगी, इंटू क्या हो जाएगा v, तो गोली का वजन कितना है उसका पिस्टल का 2, और v का मान v, ये हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया 2v, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 3 प्लस 2v, ये आ गया इतना, ये कितना कुल संवेग, ये गोली छोड़ने के बाद आ गया 3 प्लस 2v। अब मैंने ये बताया था दोनों संवेग आपस में बराबर होते हैं, यानी गोली छोड़ने से पहले का संवेग बराबर किसके होता है, गोली छोड़ने से पहले का संवेग जो होता है गोली छोड़ने के बाद के संवेग के बराबर होता है। तो यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ एक, चाहो तो लिख लो, बिफोर रिलीजिंग द बुलेट इज इक्वल टू आफ्टर रिलीजिंग द बुलेट। तो मतलब गोली छोड़ने के, यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 डाल दे रहा हूँ, 1 और ये हो गया 2 यूकेशन नंबर। तो क्या गोली छूटने के बाद का, छोड़ने के बाद का कुल संवेग बराबर जो होगा वो गोली छोड़ने से पहले, गोली छोड़ने से पहले का कुल संवेग, कुल संवेग
यानी दोनों संवेग आपस में बराबर होंगे, छोड़ने से पहले और छोड़ने के बाद। तो ये कैसा था, छोड़ने के बाद क्या हो गया था, 3 + 2v। ये तो समीकरण नंबर 2 से आ गया था, ये गोली छोड़ने के बाद का निकाला था। और बराबर क्या होगा, नंबर 1 में गोली छोड़ने से पहले, ये हो गया 0। तो 2v = -3 हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 जो हैं इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर किसके हैं, प्लस के। तो ये b बराबर जो हो जाएगा -3/2। तो ये प्रतिक्षेपी वेग या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन जो होगी, यानी बंदूक से लगने वाला धक्का पीछे कितना होगा, ये विपरीत आएगा। देखो -1.5 ये आ जाएगा। और हम क्या लिख देंगे, चूंकि v निकाल रहे हैं इसलिए क्या लिख देंगे, मीटर/सेकंड। तो मतलब कोई भी सवाल अगर आ जाए तुम्हारा, तो तुम गोली छोड़ने से पहले का संवेग निकाल लो और गोली छोड़ने के बाद का संवेग निकाल लो, और निकालने के पश्चात क्या लिखोगे, निकालने के पश्चात क्या लिखोगे, उत्तर के संग में मीटर/सेकंड। यानी जो यहाँ पर लिख दूँ, ये मैंने लिखा v1 बराबर जो तक कितना था, 1 + 150 मीटर/सेकंड। और ये वाला प्रतिक्षेपी वेग या रिकॉइल वेलोसिटी हमें ज्ञात करनी थी। तो ये हमने जो है गोली छोड़ने से पहले का संवेग ज्ञात कर लिया, और ये जो है गोली छोड़ने के बाद का ज्ञात कर लिया। दोनों संवेग बराबर होते हैं चूँकि, तो ये इक्वेशन बन गई। और ये यानी इसलिए अंतिम वेग जो धक्का लगने वाला रिकॉइल वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, 1.5 मीटर/सेकंड आएगी। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, ये 9.7 एग्जाम्पल लिख नहीं रहा हूँ, ये किताब में देख लेना, तुम्हारी किताब में ही है। तो मैंने 9.7 बताया, इसमें कुछ पूछना हो तो कभी भी जब तुम्हारा टर्न आए पूछने का, आकर के पूछ सकते हो। अब दूसरा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल 9.7। ध्यान रखना, ये यूनिट का आंसर के संग में यूनिट जरूर लिखी होनी चाहिए। अब दूसरा 9.7 का सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, उसको देखना ज़रा। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक लड़की जो है उसका वजन कितना है, 40 किलोग्राम, जंप्स विद ए हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर/सेकंड। तो वो हॉरिजेंटल कूदती है तो उसका वेग कितना हो गया, 5 मीटर/सेकंड। ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट, एक गाड़ी पर गिरती है, विद फ्रिक्शनलेस जो कि घर्षणहीन है, व्हील्स। द मास ऑफ द कार्ट ऑफ 3 kg, गाड़ी का वजन कितना है, 3 किलोग्राम है। वाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, यानी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेस। अब इसको एक बार हिंदी मीडियम में पढ़े दे रहा हूँ मैं। यानी 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर/सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं, यानी फ्रिक्शनलेस। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा माना, और ये भी मान के सपोज कर रहे हैं कि क्षैतिज दिशा में कोई अनबैलेंस्ड यानी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। तो उसमें हम पहले सारी डिटेल लिख लें। तो पहले क्या करेंगे, कूदने से पहले हैं, कौन कौन आए कूदने से पहले। नंबर 1, एक तो गर्ल लड़की, और प्लस कार्ट यानी कि गाड़ी, यही दो चीज़ें आई हैं। का कूदने जंपिंग करने से पहले, कूदने से पहले संवेग। और एक बात का निकाल लेंगे,
दोनों हो जाएंगे बराबर। तो ये संवेग जो निकालेंगे वो क्या होंगे, बराबर m1 इंटू v1, ये तो हो गया लड़की, प्लस और एक हो जाएगा v1, ये हो गया। अब प्लस गाड़ी को लेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 इंटू v2, m2 इंटू v2। अब ये रिप्लेस कर लो। लड़की का वजन कितना है, 40 किलोग्राम की लड़की है, तो m1 की जगह क्या आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कूदती है, प्लस कार्ड का वजन कितना है, 3 किलोग्राम है, कार्ड का द्रव्यमान है 3 kg, इंटू v2 हमारा क्या है, v2 है उस समय चूंकि कूदने से पहले है इसलिए 0 होगा, कोई भी वेग नहीं होगा। तो 45 जा हो गए 200 और 3 इंटू 0 हो गए 0 इजुकल टू 0 ही आएगा। यानी 0 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। ये नंबर 1 डाल दिया मैंने। अब ये कूदने के बाद लगा लो, क्या लगा लेंगे, कूदने के बाद। तो ये सपोज या माना कि लड़की के, यानी जो लड़की कूद रही है उसके लिए आया है, लड़की के गाड़ी से ये कूदने के बाद यानी गाड़ी पे कूदी है ये, कूदने के बाद गाड़ी तथा लड़की का वेग, गाड़ी प्लस लड़की, ये दो चीज़ें हैं तो ये प्लस करके लिख दिया मैंने। लड़की का वेग बराबर मान लिया के बाद लड़की का वेग बराबर है b, ये हो गया b और मीटर पर सेकंड हो गया, ये हो गया। अब इसमें ये लगा लो तो ये तो लड़की गाड़ी आ जाएगी और एक आ जाएगी लड़की, तो दोनों का m1 प्लस m2, तो दोनों का क्या हो जाएगा 40 प्लस 3 इंटू वेग कितना है b मीटर पर सेकंड ही है। क्यों, ये सपोज किया हमने, ये दोनों के वजन आ गए, दोनों के द्रव्यमान आ गए, दोनों का मास आ गया। ये लड़की का है द्रव्यमान मास और ये गाड़ी का है इंटू बी। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, यानी P इक्वल टू m इंटू बी होता है, तो दोनों आ गई। ये एक सवाल मैंने कराया था कि दोनों वजन को एक साथ बांध दिए जाए, तो यहाँ पर भी ये दोनों का वेट आ गया और दोनों की ये गति आ गई। तो ये क्या हो गया 40 और 3 43 इंटू बी, ये मीटर पर सेकंड।